और इसी बीच रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर आपको बता दें, खार्किव में रूस की तरफ से बड़ा हमला किया गया। मिसाइल हमले में 6 लोगों की मौत की खबर है। साथ ही खार्किव में 7 दिनों में 30 लोगों की मौत हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। और इसी बीच ये जानकारी कि देखिए पिछले एक हफ्ते में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खार्किव में रूस की तरफ से बड़ा हमला किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच विमानों की उड़ान बढ़ सकती है और जल्द ही समंदर में फेरी सर्विस भी शुरू की जा सकती है। यानी चीन के सड़क और विकास के नाम पर श्रीलंका में घुसने के प्लान का जवाब प्रधानमंत्री ने ढूंढ लिया है। चीन श्रीलंका को लोन देने वाले देशों में तीसरे नंबर पर है, लेकिन इसके बदले उसने श्रीलंका का अमन चैन खत्म कर दिया। जबकि भारत श्रीलंका को इसलिए पैसे दे रहा है ताकि वहां हालात सुधरें, और इसीलिए इसे प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि इससे दोस्त की मदद होगी और दुश्मन की चाल नाकाम होगी। इस बीच छत्तीसगढ़ के बीजापुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक भारी भरकम ट्रक सैलाब में बह गया। राज्य में पिछले 2 दिनों से सभी जिलों में तेज बारिश हो रही है और बीजापुर में तो इतनी बारिश हुई कि नदी नाले उफान पर आ गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई इलाके बाढ़ में डूब गए। एक जगह पर तो भारी भरकम ट्रक भी पानी के तेज बहाव के आगे बेबस हो गया, क्योंकि वहां भारी बारिश की वजह से पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। पहले ट्रक का पहिया डूबा, फिर आधा ट्रक, और देखते ही देखते पूरा का पूरा ट्रक ही पानी में समा गया। लेकिन इसके बाद तेज बहाव की वजह से वो कुछ ही पलों में पलट भी गया। सैलाब का रौद्र रूप यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद वो ट्रक 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार पलटते हुए काफी दूर तक बह गया। ये देखकर वहां खड़े लोग खौफ से भर गए, क्योंकि उस ट्रक के आसपास कुछ और लोग भी फंसे हुए थे। लेकिन इस ट्रक की हालत देखकर उन्होंने पानी में उतरने का खतरा मोल नहीं लिया, क्योंकि जिस तरह पानी का तेज बहाव उस ट्रक को खिलौने की तरह बहाकर ले गया, उससे ये साफ हो गया था कि अगर कोई आदमी उस पानी में उतरता तो उसका बच पाना मुश्किल था। वो ट्रक खाद्य विभाग का था और उस पर चावल समेत कई दूसरी चीजें भी थी, जिन्हें लोगों के बीच बांटने के लिए ले जाया जा रहा था। गनीमत ये रही कि ड्राइवर और उसका सहयोगी ट्रक के डूबने से पहले ही उतर चुके थे, जिससे उनकी जान बच गई। उधर मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोगों का जीना मुहाल हो गया, जिसकी कुछ तस्वीरें अलीराजपुर से भी सामने आई, जहां आसमान से इतना पानी बरसा कि नदी नाले उफान पर आ गए और पानी सड़कों पर भर गया। सामने आई एक तस्वीर में एक पुल पानी में डूबा नजर आया, जिस पर एक गाड़ी फंस गई। वो पानी के साथ बहती चली गई, जिसे वहां मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से बहने से बचाया। इसके लिए गाड़ी को रस्सी से बांधकर उन्होंने अपनी ओर खींचा, तब कहीं जाकर वो गाड़ी को बहने से बचा पाए। बारिश की मार हरदा जिले पर भी कम नहीं पड़ी। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण माचक नदी में पानी बढ़ गया, जो कि आसपास के निचले इलाकों में घुसना शुरू हो गया। देखते ही देखते उन इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया। कई गांवों में खेत पानी में समा गए और किसानों की साल भर की मेहनत पानी में मिल गई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक मंदिर भी पानी में समाया दिखा। और ये हालात किसी 1 या 2 जगहों के नहीं है। राज्य के कई दूसरे शहर भी बारिश से खड़ी हुई मुसीबत को झेलने को मजबूर हैं, जिनमें खरगोन भी शामिल है। वहां ओडल नदी रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से उफान पर आ गई, जिस वजह से नदी का पानी उसके ऊपर बने पुल पर आ गया। इन हालात में लोगों का पुल पार करना खतरे से खाली नहीं था। यही कारण रहा कि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद कर दिया। ऐसे में पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं और लोगों को रास्ते के खुलने तक वहीं इंतजार करना पड़ा। बताया गया कि करीब 2 घंटे तक वो रास्ता बंद रहा। पानी से बेहाल तो श्योपुर के लोग भी हुए, जहां बारिश होने के बाद नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया। पानी के घरों में भरने के बाद लोगों की मुश्किलें इतनी बढ़ गईं कि वो अपने सब काम छोड़कर बाल्टियों से पानी को बाहर फेंकते नजर आए। अपनी इस हालत के लिए लोगों ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। घरों की स्थिति को देखकर सड़कों की हालत का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों के घरों का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां पानी न भरा हो। वहीं राजस्थान के टोंक में जमकर बरसे बादलों की वजह से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वहां दिन भर भारी बारिश हुई, जिससे सहोदरा नदी में पानी का स्तर बढ़ गया, जिस वजह से एक ट्रक पानी के साथ बहता चला गया। उसमें 2 लोग सवार भी थे, जिनकी जान परवान आई। हालांकि गांव वालों की समझदारी की वजह से पानी के बीचों बीच फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया गया। उन लोगों को बचाया ही गया था कि कुछ ही देर बाद एक मोटरसाइकिल सवार पानी के तेज बहाव में बहता चला गया। बताया गया कि वो मना करने के बावजूद उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं माना। बाद में मोटरसाइकिल सवार को एक शख्स ने नदी में छलांग लगाकर किसी तरह बचाया। हालांकि उसकी मोटरसाइकिल पानी में डूब गई।
लेकिन बारिश की वजह से खड़ी हुई ये मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। बरसात में शहर के कई इलाके पानी पानी हो गए। यानी उन इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों के सामने तरह तरह की दिक्कतें खड़ी हो गईं। जगह जगह पानी भरने के कारण लोग बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन का रूस पर बड़ा पलटवार। हमले में रूस का हथियार डिपो तबाह हो चुका है। खेरसान में यूक्रेन की तरफ से बड़ा पलटवार किया गया। लगातार यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है और हमले में रूस का हथियार डिपो तबाह किया गया। घुसना शुरू हो गया। कामकाज की जगह पर भी पानी ने अपने पैर पसार लिए, जिससे लोगों की मुश्किलें दुगनी हो गईं। 4 दिन से लगातार हो रही बारिश ने पूरे गुजरात में तबाही मचा दी है। कुछ जगहों पर तो बारिश इतनी जोरदार हुई कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिनमें गुजरात के पूर्वी हिस्से में मौजूद नर्मदा जिला भी शामिल था, जहां मटमैला पानी समंदर की तरह बहता नजर आया। वहां नदी में आए उफान की चपेट में एक कार आ गई, जो खिलौने की तरह उस पानी में बहती दिखाई दी। तो वहीं वलसाड़ में तो पानी में कुछ लोग ऐसे फंसे कि उनकी जान पर बनाई, जिसकी खबर लगते ही कोस्ट गार्ड की एक टीम हेलीकॉप्टर की मदद से उन तक पहुंची और एक एक कर वहां फंसे 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक वहां भारी बारिश की संभावना जताते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। वलसाड़ की तस्वीरें अपने आप में दिल दहला देने वाली हैं। हालांकि प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार तमाम राज्यों में तैनात की गई है। इसका असर कई जगहों पर देखने को मिला। वलसाड़ के निचले इलाकों में तो बरसाती पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया, जिसकी वजह से उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। और कुदरत के इस कहर से सिर्फ वलसाड़ ही नहीं बल्कि गुजरात के सबसे बड़े शहरों में एक अहमदाबाद भी अछूता नहीं रहा। वहां तो इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और शहर का तकरीबन हर हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नजारा तो डराने वाला था। वहां खड़ी कई कारों की छत तक पानी पहुंच गया, जिसके बाद सिर्फ उनका ऊपरी हिस्सा ही नजर आया। तो वहीं ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दुकानों का तो और भी बुरा हाल था। वो बरसाती पानी की जद में आने से पूरी तरह बर्बाद हो गईं। शहर में कहीं घुटनों तक पानी में गाड़ियां रेंगती दिखी, तो कहीं दुकानों पर जोरदार बारिश ने ताला लगवा दिया। अहमदाबाद के कई पौश इलाकों में तो लोगों के घरों में भी पानी इकट्ठा हो गया। कमर जितना पानी यहाँ से उससे अगर मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो कमर से भी ऊपर पानी आएगा, जिसे निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। लगातार होती बारिश से लोगों के घरों में इतना पानी भर गया कि वहां मौजूद सामान तैरने लगा। कुछ इलाकों में तो नौबत यहां तक आ गई कि लोगों को बर्तनों की मदद से अपने घरों से पानी बाहर निकालना पड़ा। और गुजरात में बाढ़ के कहर की एक और तस्वीर छोटा उदेपुर जिले से सामने आई। वहां नदी के तेज बहाव में एक मंदिर देखते ही देखते पानी में समा गया, क्योंकि नदी के किनारे बने इस मंदिर के नीचे की मिट्टी तेजी से आगे बढ़ते पानी के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और फिर चंद सेकंड में मंदिर का आधा हिस्सा भरभराकर पानी में समा गया। बताया गया कि अर्जननाथ मंदिर की नींव कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से वो अचानक ढह गया। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई, क्योंकि वहां से लोगों को पहले हटा दिया गया था। उधर महाराष्ट्र में भी आसमान से बारिश की शक्ल में आफत बरस रही है, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। राज्य का नंदुरबार जिला भी मूसलाधार बारिश की मार झेल रहा है, क्योंकि कई इलाकों में लगातार पानी बरसने की वजह से जलभराव के हालात पैदा हो गए हैं। ऐसे में लोगों के लिए अपने घरों से निकलना चुनौती से कम नहीं। बारिश आने के बाद जैसे उन पर मुसीबतों का पहाड़ आकर टूट गया, क्योंकि कई लोगों के घर बाढ़ के पानी में डूब गए। सामने आई तस्वीरों में मकानों का आधा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि उनके आसपास आखिर था क्या। लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रास्ता नहीं बचा। आलम यह है कि कमर तक भरे पानी में रस्सी की मदद से लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ा। मुसीबत के इस वक्त में कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाना उनके लिए मजबूरी बन गया। इन हालात में लोग न घर के रहे न घाट के, पूरा इलाका पानी पानी हो गया। वहीं उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में आसमान से बरसे पानी ने लोगों को बेहाल कर दिया। कहीं रास्ते बंद हो गए तो कहीं नदी नाले उफान पर आ गए और कहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसने उनकी नींद उड़ाकर रख दी। परेशान तो लोगों को चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर भी होना पड़ा, जहां बारिश रुकने के बाद पहाड़ से एक पेड़ टूटकर मलबे के साथ सड़क पर आ गिरा। पेड़ के बीच रास्ते में गिरते ही वो रास्ता बंद हो गया और घंटों के लिए लोग वहां फंसे रहे। बाद में मशीनों के जरिए रास्ते से मलबे और पेड़ को हटाया गया, जिसके बाद यात्री वहां से निकल सके। हल्द्वानी में तो बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि सड़कें नदी में तब्दील दिखी। लोगों के घरों के बाहर सड़क दिखना बंद हो गई और उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो वो मकान पानी के बीचों बीच बनाए गए हैं। इतना जबरदस्त पानी सड़कों पर भरा तो लोगों के घर भी इससे बच नहीं पाए। कई मकानों में पानी भर गया,
जिसे लोगों के माथे की शिकन बनने में देर नहीं लगा। कुछ इसी तरह की तस्वीरें कोटद्वार से भी सामने आई, जहां भारी बारिश के बाद नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि वो सड़कों पर आ गए, लेकिन उनके लिए न घर में सुकून रह गया और न बाहर, क्योंकि घर के बाहर की स्थिति को देखकर तो ऐसा लगा मानो नदी बह रही हो। लोग दहशत में हैं, घरों से बाहर आ गए हैं और पानी को कम होने का इंतजार कर रहे हैं। जबकि पहाड़ों पर भारी बारिश होने की वजह से हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी में पानी खतरे के निशान के पास पहुंच गया। वहीं रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा नदी उफान पर आ गई, जिस वजह से प्रशासन अलर्ट है। तो बादल फटने की घटना के बाद अमरनाथ यात्रा के लिए बालटाल के रूट को फिर से तैयार किया जा रहा है। फिलहाल बालटाल के रास्ते पैदल यात्रा को रोक दिया गया और सेना की कोशिश है कि जल्द से जल्द बालटाल के रास्ते को फिर से यात्रा के लिए शुरू किया जाए। इसके लिए सेना के जवान दिन रात लगे हैं। बालटाल के रास्तों में पहाड़ से आए मलबे की वजह से कई जगहों पर रास्ते पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, जिन्हें दुरुस्त करने के लिए सेना के जवान फावड़ों से रास्ता ठीक करते नजर आए। बालटाल एरिया से ऑपरेशन लगातार जारी है, उसमें इंडियन एयरफोर्स खासतौर से या फिर इंडियन एयरफोर्स और साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जितने भी सुरक्षा बल हैं वो लगातार मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। बादल फटने की घटना में अमरनाथ में जो यात्री लापता हुए उनकी तलाश के लिए अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लापता लोगों को ढूंढने के लिए माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम को लगाया गया और ये माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम अमरनाथ में पहाड़ों से निकलने वाली बरसाती नालों में भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। सामने आए सर्च ऑपरेशन के वीडियो में माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम के सदस्य इक्विपमेंट्स के जरिए पानी के अंदर जांच करते हुए दिखे और ऐसा समझा जा रहा है कि करीब 40 लोग जो अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं, उनको जल्द से जल्द खोज निकालने की कोशिशें जारी हैं। डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया गया, मशीन का इस्तेमाल किया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन बराबर बड़े पैमाने पर जारी है। बादल फटने के बाद हादसे में अब तक 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा से सैलाब की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से घर के बाहर खड़ा ऑटो सैलाब के साथ बहता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें विदिशा के हरिपुरा की हैं। बताया जा रहा है कि देर रात से हो रही लगातार बारिश की वजह से इलाके में इतना पानी भर गया कि ऑटो पानी के साथ बहने लगा। बीते 4 दिन से लगातार हो रही बारिश ने पूरे गुजरात में तबाही मचा दी है। कुछ जगहों पर तो बारिश इतनी जोरदार हुई कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिनमें गुजरात के पूर्वी हिस्से में मौजूद नर्मदा जिला भी शामिल था, जहां मटमैला पानी समंदर की तरह बहता नजर आया। वहां नदी में आए उफान की चपेट में एक कार आ गई जो खिलौने की तरह उस पानी में बहती दिखाई दी। तो वहीं वलसाड़ में तो पानी में कुछ लोग ऐसे फंसे कि उनकी जान पर बनाई, जिसकी खबर लगते ही कोस्ट गार्ड की एक टीम हेलीकॉप्टर की मदद से उन तक पहुंची और एक एक कर वहां फंसे चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक वहां भारी बारिश की संभावना जताते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। वलसाड की तस्वीरें अपने आप में दिल दहला देने वाली हैं। हालांकि प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार तमाम राज्यों में तैनात की गई है। इसका असर कई जगहों पर देखने को मिला। वलसाड के निचले इलाकों में तो बरसाती पानी लोगों के घरों तक पहुँच गया, जिसकी वजह से उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। और कुदरत के इस कहर से सिर्फ वलसाड ही नहीं बल्कि गुजरात के सबसे बड़े शहरों में एक अहमदाबाद भी अछूता नहीं रहा। वहां तो इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और शहर का तकरीबन हर हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नजारा तो डराने वाला था। वहां खड़ी कई कारों की छत तक पानी पहुंच गया, जिसके बाद सिर्फ उनका ऊपरी हिस्सा ही नजर आया। तो वहीं ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दुकानों का तो और भी बुरा हाल था। वो बरसाती पानी की जद में आने से पूरी तरह बर्बाद हो गई। शहर में कहीं घुटनों तक पानी में गाड़ियां रेंगती दिखी, तो कहीं दुकानों पर जोरदार बारिश ने ताला लगवा दिया। अहमदाबाद के कई पौष इलाकों में तो लोगों के घरों में भी पानी इकट्ठा हो गया। कमर जितना पानी यहाँ से उससे अगर मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो कमर से भी ऊपर पानी आएगा, जिसे निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। लगातार होती बारिश से लोगों के घरों में इतना पानी भर गया कि वहां मौजूद सामान तैरने लगा। कुछ इलाकों में तो नौबत यहां तक आ गई कि लोगों को बर्तनों की मदद से अपने घरों से पानी बाहर निकालना पड़ा। केरल में आसमानी आफत का सितम लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश की वजह से राज्य में नदियां और बरसाती नाले उफान पर है और नदियों पर बनी सड़कों और पुलों के ऊपर से पानी गुजर रहा है। इसी के साथ ही पानी के तेज बहाव के बीच से लोगों को नदी पार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इडुक्की में नदी पार करते वक्त 2 लोग सैलाब में फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों ही युवकों के पैर लड़खड़ाने लगे, लेकिन गनीमत रही कि बिना किसी नुकसान के जैसे तैसे इन दोनों ने नदी पार कर ली।
देश के कई राज्यों के लिए बारिश का आफतकाल इस वक्त मुसीबत का सबब बना हुआ है। कई रिहायशी इलाके पानी में डूब चुके हैं तो कहीं पानी के प्रहार के बीच जान बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। केरल के इडुक्की में नदियां उफान पर हैं और सैलाब के आगे लोग बेबस और परेशान हैं। निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से कई गांव का जिले के बाकी हिस्सों से संपर्क टूट चुका है। तो वहीं गुजरात में भी बारिश की वजह से बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। तटीय इलाके में प्रशासन पहले ही अलर्ट जारी कर चुका है, लेकिन बांध के ओवरफ्लो होने की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में तो गोमुख नदी में बाढ़ आ चुकी है। फिलहाल इस बाढ़ से किसी तरह के नुकसान की हालांकि कोई खबर नहीं है, लेकिन निचले इलाकों में पानी भरना जारी है। तो गुजरात के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया। निचले इलाके पानी में डूब गए। गुजरात के तापी जिले में दौसवाड़ा बांध के ओवरफ्लो होने की वजह से जिले में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। प्रशासन एहतियातन तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रखा। गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र से लेकर देश के कई राज्य कुदरत का प्रकोप झेल रहे हैं। भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। गुजरात के वलसाड में बाढ़ जैसे हालात बन गए। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है और लोगों का राहत बचाव की टीम एयरलिफ्ट कर रही है। गुजरात से मूसलाधार बारिश के बाद जमीन खिसकने की भी खबरें सामने आई। डांग में मिट्टी का पहाड़ ढहकर सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से कई घंटों तक अफरा तफरी मची रही। बिहार के भागलपुर की बात करें तो नदी के तेज बहाव के सामने पक्के मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। गनीमत रही कि जिस समय घर पानी में समाया, कोई मकान के अंदर मौजूद नहीं था। महाराष्ट्र के नासिक में तो नदियां विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। तो 4 तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीरें देखिए कि आखिर किस तरीके से बाढ़ से तबाही मची हुई है। हालांकि जो सेना के जवान हैं वो देवदूत बनकर लोगों के लिए फिलहाल वहां पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को वहां से एयरलिफ्ट किया जाए। लेकिन तीसरी तस्वीर देखिए भागलपुर की, जहां पर कैसे जो पक्के मकान है, जो रिहायशी इलाके हैं, वहां के पक्के मकान भी किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए नजर आए। तो देश में बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे मध्य प्रदेश भी उस शहर में शामिल हो गया है। यहां भी मूसलाधार बारिश से लोग बेहद परेशान हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी के तेज बहाव ने लोगों की जिंदगियों पर मानो ब्रेक सा लगा दिया है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश की वजह इस कदर कहर ढा रही है कि खरगोन की गोमुख नदी में पहली बार बाढ़ आई है। निचले इलाकों में प्रशासन पहले ही चेतावनी जारी कर चुका है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में आसमान से फिलहाल बरस रहा पानी लोगों के लिए आफत बन गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें छत्तीसगढ़ के धमतरी से भी सामने आई, जहां दिन भर की बारिश के बाद हालात ऐसे बन गए कि ना जाने पानी कब से बरस रहा हो। थोड़ी देर की बरसात में नेशनल हाईवे से लेकर शहर के रिहायशी इलाकों की सड़कें पानी में समा गई। शहर के अंदर गलियों में, सड़कों में इस तरह के हालात बन जाते हैं कि लोगों का जीना दूभर हो जाता है। आलम यह है कि बारिश के बाद लोगों के लिए घर से निकलना किसी चुनौती से कम नहीं रह गया। रोड में चलना भी मुश्किल है अभी। जिन सड़कों पर आमतौर पर लोग तेज रफ्तार में अपनी गाड़ियां चलाते थे, उन पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। सड़क पर पानी भरने के कारण वहां से गुजरने वालों ने धीरे धीरे चलने में भलाई समझी, क्योंकि सड़कों पर पानी भी थोड़ा नहीं भरा था। पानी इतना था कि बारिश के बाद सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के पहिए डूब गए, क्योंकि जगह जगह जलभराव की हालात पैदा हो गए। कुछ इसी तरीके के हालात मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से भी बने। वहां नदी नाले उफान पर आ गए। बताया जा रहा है कि इस बार आसमान से इतना पानी बरसा कि गौमुख नदी में पहली बार बाढ़ आ गई। हालांकि इन हालात में फिलहाल किसी को नुकसान पहुँचने की खबर नहीं है, लेकिन नदी में लगातार पानी बढ़ता देख लोग खौफ में हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में भी पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर दिखने लगा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। बताया गया कि बीते 24 घंटे में नदी में करीब 4 फीट तक पानी बढ़ा, जो अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ना तय है। दिल्ली में लोग उमस भरी गर्मी से राहत के लिए बारिश का इंतजार करते करते थक गए, लेकिन मौसम विभाग की ओर से बार बार भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के बावजूद पिछले 10 दिन में अच्छी बारिश का कोई नामो निशान नजर नहीं आया। जिसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी दिल्ली के लिए हर बार क्यों गलत साबित हो रही है और क्यों मॉनसून दिल्ली पर पूरी तरह मेहरबान नहीं हो रहा, जबकि 30 जून को ही वो देश की राजधानी में दस्तक दे चुका था। जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने 1 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया था, जबकि उसके अगले 6 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था। और इस दौरान दिल्ली में सिर्फ 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई
और इसके बाद एक बार फिर शनिवार और रविवार को बारिश होने की भविष्यवाणी की गई, लेकिन इस बार भी दिल्ली बारिश का इंतजार ही करती रह गई। जिसकी वजह जानने में जुटे मौसम वैज्ञानिकों ने इसके लिए पिछले हफ्ते ओडिशा के ऊपर अचानक बने कम दबाव के क्षेत्र को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि इसने दिल्ली की ओर बढ़ रहे मानसून की दिशा बदलकर उसे गुजरात की ओर शिफ्ट कर दिया। वेदर पैरामीटर्स में या फिर कंडीशंस में चेंजेस हैं सिस्टम्स में, वो इतने रैपिड हो जाते हैं कि वो पूर्वानुमान सही साबित नहीं हो पाते। हालांकि मौसम विभाग ने ओडिशा के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के खत्म होने के बाद मानसून के फिर दिल्ली का रास्ता पकड़ने की उम्मीद जताई थी और वीकेंड पर बारिश होने का अनुमान भी था, लेकिन इस बार दिल्ली में बारिश न होने का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया और मौसम विभाग की उम्मीदों पर राजस्थान और दक्षिण पाकिस्तान के ऊपर चली चक्रवाती हवाएं भारी पड़ गईं। दावा है कि इन्हीं हवाओं ने एक बार फिर मानसून को दिल्ली की ओर रुख करने से रोक दिया, जिसके बाद मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि इन चक्रवाती हवाओं के कमजोर पड़ते ही दिल्ली में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ऐसा हुआ भी। आखिरकार नए कारोबारी हफ्ते की शुरुआत में ही दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला और कई जगहों पर बारिश होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली। सेना में नई भर्ती योजना पर सरकार ने अपना पक्ष रखा। रक्षा मामलों पर संसद की सलाहकार समिति की दिल्ली में एक बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री ने संसद की समिति को अग्निपथ योजना की जानकारी दी। हालांकि शक्ति सिंह गोहिल और सुप्रिया सुले समेत विपक्ष के कुछ नेताओं ने अग्निपथ योजना पर अपना विरोध जताया और पत्र सौंपकर रक्षा मंत्री से इसे वापस लेने की मांग की। वहीं इस बैठक में कांग्रेस के लिए उस समय असहज स्थिति बन गई जब वहां मौजूद कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अग्निपथ योजना से जुड़े विपक्ष के खत पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच रहे हैं। देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। देवघर को एम्स की सौगात भी पीएम देंगे। बैद्यनाथ धाम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे, पहली बार कोई प्रधानमंत्री बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं और आज देवघर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है पीएम मोदी की तरफ से। आज एयरपोर्ट का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। ठीक 5 साल पहले शिलान्यास भी उन्होंने ही किया था। तो पीएम मोदी आज झारखंड को 16,000 करोड़ की सौगात देंगे, जिसमें देवघर का बना नया एयरपोर्ट और एम्स भी शामिल है, जिसकी पहली तस्वीर भी सामने आई। देवघर में बना नया एम्स कुल 250 बेड का है। पीएम मोदी ने 25 मई 2018 को देवघर एम्स की नींव रखी थी और करीब 4 साल में ये पूरी तरह से बनकर तैयार है। इसके अलावा देवघर को पीएम मोदी ने एयरपोर्ट का भी आज तोहफा देंगे। देवघर एयरपोर्ट 5 साल में बनकर तैयार हुआ। एयरपोर्ट करीब 653 एकड़ जमीन पर बना है और इसके निर्माण में 401 करोड़ 34 लाख की लागत आई। और पीएम मोदी के दौरे से पहले उनके स्वागत के लिए देवघर शहर में 1 लाख दिए जलाए गए। 1 लाख दियों से पूरा शहर जैसे रोशन हो गया, जिसके लिए शहर की कई महिलाएं शाम ढलते ही देवघर के टावर चौक पर इकट्ठा हो गई और टावर चौक से लेकर वीर कुंवर सिंह चौक तक के बीच 1 लाख दिए जलाकर पूरे रास्ते को रोशन कर दिया। हम लोग दिया जला के मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। 1 लाख दिया जला रहे हैं हम। देवघर वासियों के लिए खुशी की बात है, इतना दिया जला के हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। देवघर के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद देवघर में उनकी एक जनसभा का भी कार्यक्रम है। इसके बाद पीएम देवघर से पटना के लिए रवाना होंगे। तो देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए पीएम मोदी ने नए एम्स बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य की एक कड़ी है देवघर का नया एम्स। क्योंकि 2014 से पहले तक देश में कुल 7 एम्स थे, जबकि पिछले 8 साल के दौरान 16 नए एम्स को बनाने की मंजूरी दी गई। इन 16 नए एम्स में से अब तक 10 एम्स में एमबीबीएस की पढ़ाई और ओपीडी सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, जबकि बाकी के 6 नए एम्स में आईपीडी सुविधा शुरू कर दी गई है। आईपीडी का मतलब यह है कि इन 6 नए एम्स में मरीजों की भर्ती सेवा शुरू कर दी गई है। लेकिन नए एम्स बनने से पहले देश में डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ेगी। 2014 से पहले की बात करें तो देश में यूजी की कुल सीटें 51,000 थी, जबकि नए एम्स बनने के बाद यूजी की सीट बढ़कर 90,000 तक हो चुकी है। यही नहीं, अगर पीजी की सीट्स की बात करें तो उसमें भी इजाफा हुआ है। 2014 से पहले तक मेडिकल पीजी की कुल सीटें 31,000 थी, जो 2022 में बढ़कर 60,000 हो गई हैं। यानी कि पीजी की सीटों में करीब 93% तक की बढ़ोतरी हुई है। रूस ने आर्कटिक में कच्चे तेल का विशाल भंडार खोजने का ऐलान किया और इधर भारत के वारे न्यारे होने की उम्मीद बढ़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने रूस के कच्चे तेल के कारोबार में तगड़ा निवेश किया हुआ है और यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद वो रूस के तेल का बहुत बड़ा खरीदार बन चुका है। इसलिए रूस में मिला तेल का नया भंडार भारत के लिए बहुत बड़ा मौका साबित हो सकता है।
रूस की तेल कंपनी का अनुमान है कि आर्कटिक में मिले इस भंडार में 8 करोड़ 20 लाख टन तेल है। कच्चे तेल की ये बड़ी खोज है और इसके मिलने की टाइमिंग तो और भी बड़ी है, क्योंकि अब पश्चिमी देश यूक्रेन के युद्ध की वजह से रूस से तेल की खरीद में कटौती करने में लगे हैं। जबकि भारत रूस से जमकर तेल इंपोर्ट कर रहा है, वो भी इतना कि रूस से कच्चे तेल का आयात नए रिकॉर्ड बना चुका है। क्योंकि भारत विदेश से जितना कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, यूक्रेन में जंग छिड़ने से पहले उसका महज 0.2% हिस्सा रूस से मंगाता था। लेकिन अप्रैल में इस आंकड़े में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और अब भारत रूस से 10% तेल मंगाता है। इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच भारत के रूस से कच्चे तेल के इंपोर्ट में 286% का उछाल आ चुका है और अब भारत की नजर आर्कटिक से निकलने वाले तेल और गैस पर है। अब भी आर्कटिक में जिस जगह रूस को तेल का ये भंडार मिला है, वो इलाका नॉर्दर्न सी रूट पर पड़ता है और भारत की कोशिश इस नॉर्दर्न सी रूट का फायदा उठाने की है। इसके लिए वो वहां के तेल और गैस में निवेश भी कर रहा है। नॉर्दर्न सी रूट रूस के उत्तर पश्चिम में बैरेंट सागर से शुरू होकर उसके पूर्व में बेरिंग स्ट्रेट तक जाता है, यानी यूरोप को एशिया पैसिफिक के इलाके से जोड़ता है। ये रूट सुएज नहर के रूट से 40% छोटा है और अब उसी नॉर्दर्न सी रूट पर तेल का विशाल भंडार मिलने से भारत की चांदी हो सकती है। महाराष्ट्र के पनवेल से कुछ लोगों ने इंसानियत की मिसाल कायम की। यहां खाई में जा गिरी एक गाय का लोगों ने मिलकर रेस्क्यू किया। अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों ने रस्सी के सहारे खाई से गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। वीडियो में लोग रस्सी के जरिए गाय को खींचते दिखे। काफी देर की जोर आजमाइश के बाद सभी लोगों की मेहनत रंग लाई और गाय की जान बच गई। जानकारी के मुताबिक इस गाय की एक टांग खराब है, जिसकी वजह से ये खाई में गिर गई थी। जिस समय लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, ठीक उसी वक्त पास में खड़े एक शख्स ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो बना लिया, जो अब काफी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हर कोई इन लोगों की इंसानियत और बहादुरी की तारीफ करते नहीं थक रहा। मुंबई से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां चेंबूर स्टेशन पर चलती लोकल ट्रेन में कुछ लड़के जानलेवा स्टंटबाजी करते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में कुछ लड़के लोकल ट्रेन के दरवाजे पर लटके नजर आए। उनमें एक ने तो हद कर दी, वो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपना पैर घसीटता दिखाई दिया और ऐसा उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार किया। दरवाजे के सहारे लटके लड़के ने अपने पैर को प्लेटफॉर्म पर आते ही घसीटना शुरू कर दिया, जिसमें उसका साथ उसके दोस्त ने भी दिया। वाह, वो दूसरा लड़का भी एक पैर हवा में लटकाए नजर आया। हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस ने दोनों लड़कों पर एक्शन ले लिया। जानकारी के मुताबिक दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी गई। खबर है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को संकट से निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी योजना बनाई है, जिस पर काम किया जा रहा है। श्रीलंका की आर्थिक मदद का फैसला करके पीएम पहले ही मास्टर स्ट्रोक खेल चुके हैं और खबर है कि उनका अगला प्लान श्रीलंका को कंगाल कर चुके चीन को चित कर सकता है, जिससे कंगाल श्रीलंका में फैली अराजकता थोड़ी कम हो सकती है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारी उग्र हो चुके हैं और उन्होंने 2 दिन पहले राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया था। ये लोग राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का विरोध करते करते राष्ट्रपति भवन में ऐसे घुस गए थे जैसे चींटियों का झुंड बिल में घुसता है। जिसके बाद खबर आई उन्होंने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को भी फूंक डाला। नौबत यह आ गई कि गोटाबाया राजपक्षे एक सीक्रेट जगह छुप गए और उन्होंने 13 जुलाई को पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। यानी श्रीलंका में सत्ता में बैठे लोग जनता से डर गए हैं और खुद ही पद छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि वहां की जनता को न अपने राष्ट्रपति पर भरोसा है और न ही प्रधानमंत्री पर। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश श्रीलंका की ओर मदद का हाथ बढ़ाया और एक सच्चा पड़ोसी देश होने का फर्ज निभाया। श्रीलंका का खजाना इस समय खाली है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया और दरियादिल भारत की ओर से $380 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 30,000 करोड़ रुपए की मदद का फैसला किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी दी थी। श्रीलंकन क्राइसिस इज ऑब्वियसली अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री श्रीलंका को आर्थिक संकट से निकालने के लिए एक बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं और श्रीलंका के लिए भारत का खजाना खोलना तो इसकी शुरुआत भर है। खबर है कि प्रधानमंत्री के प्लान के तहत भारत ऊर्जा, संचार और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में श्रीलंका की पूरी मदद करेगा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 1 जुलाई को भारत के डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उसमें श्रीलंका के साथ भारत के आर्थिक संपर्क को बढ़ाने पर चर्चा हुई थी और वहां भारत के प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट को पूरा करने और व्यापार को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर बात हुई थी। इसके अलावा भारतीय रुपए को श्रीलंका में ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करने के बारे में भी सोचा जा रहा है।
जिससे श्रीलंका को बड़ी राहत मिलेगी। वैसे माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ऐसा करके एक तीर से दो निशाने साधने वाले हैं। पहला, वो श्रीलंका का पड़ोसी होने का फर्ज निभाएंगे और दूसरा, चीन की टेंशन बढ़ाएंगे, जिसकी बम्पर तैयारी हो चुकी है। चीन ने पिछले एक दशक में श्रीलंका को कर्ज देकर उस पर कब्जा करने की कोशिश की है। हालत यह हो गई कि श्रीलंका को चीन के पास अपने बंदरगाह गिरवी रखने पड़े हैं, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ये भारत के नजदीक है। लेकिन चीन के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए प्रधानमंत्री ने कमर कस ली और ऐसी बम्पर तैयारी की कि चीन का प्लान फ्लॉप हो जाए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर श्रीलंका को आर्थिक गुलाम बनाने का सपना देख रहे चीन को प्रधानमंत्री उसी के खेल में मात देने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि भारत श्रीलंका के पूर्वोत्तर इलाके के त्रिंकोमली बंदरगाह के विकास और बिजली परियोजनाओं पर काम करेगा। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच विमानों की उड़ान बढ़ सकती है और जल्द ही समंदर में फेरी सर्विस भी शुरू की जा सकती है। यानी चीन के सड़क और विकास के नाम पर श्रीलंका में घुसने के प्लान का जवाब प्रधानमंत्री ने ढूंढ लिया है। चीन श्रीलंका को लोन देने वाले देशों में तीसरे नंबर पर है, लेकिन इसके बदले उसने श्रीलंका का अमन चैन खत्म कर दिया, जबकि भारत श्रीलंका को इसलिए पैसे दे रहा है ताकि वहां हालात सुधरें और इसीलिए इसे प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि इससे दोस्त की मदद होगी और दुश्मन की चाल नाकाम होगी। अमरनाथ यात्रा फिर शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से हुए हादसे के बाद पहलगाम से फिर श्रद्धालुओं को गुफा की तरफ रवाना कर दिया गया। तो लगभग 6 बजे से यात्रा शुरू हो गई है और पहलगाम चंदनबाड़ी वाले इलाके से लोग आगे ऊपर की तरफ जाने लगे हैं। वहीं इस बीच हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव का काम चौथे दिन भी जारी रहा। सेना, वायुसेना और दूसरी एजेंसियों की कोशिश है कि अगर मलबे में कोई जिंदा बचा हो तो उसे तुरंत रेस्क्यू किया जा सके। उधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने अमरनाथ यात्रियों के लिए मेडिकल सुविधाओं और दूसरे इंतजामों की जानकारी ली। मूसेवाला केस में जिस आरोपी सतबीर सिंह पर लुधियाना की जेल में हमला हुआ, उसे लेकर न्यूज 18 इंडिया को नई जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि सतबीर सिंह घोड़ा बेचने का काम करता था और इसी धंधे की वजह से वो हथियारों के सप्लायर संदीप कालो के संपर्क में आया था। और इस नई जानकारी का पता लगाने के लिए न्यूज 18 की टीम सतबीर के गांव पहुंची। अमृतसर जिले के जिस तलवंडी राय दादू गांव में सतबीर का घर है, उस गांव से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जेल में सतबीर पर हमला हुआ था। सतबीर पर आरोप है पंजाब पुलिस के मुताबिक कि उसी की फॉर्च्यूनर गाड़ी से जो शूटर थे वो भटिंडा पेट्रोल पंप गए थे और उनको हथियारों की सप्लाई हुई थी। जेल में हमला होने के बाद न्यूज 18 इंडिया पहला चैनल है जो सतबीर के घर आया है। न्यूज 18 की टीम जब सतबीर के घर पहुंची तो वहां एक अस्तबल दिखाई दिया, जहां कई घोड़े बंधे दिखाई दिए। सतबीर के पिता ने बताया कि हथियार सप्लायर संदीप कालो के लिए उनके बेटे सतबीर ने 81 लाख का एक घोड़ा उधार में खरीदा था और पिता को शक है कि उसी उधारी को खत्म करने के लिए जेल में उस पर हमला कराया गया। जो संदीप सिंह सोना है उसको हमारे बेटे ने 81 लाख की घोड़ी लेकर दी है, तो वो भी साजिश हो सकती है कि उनसे 81 लाख रुपया लेकर वो जिनसे घोड़ी लेकर दी है उनको देना है। सतबीर सिंह की तरह ही मूसेवाला केस में दूसरे आरोपी संदीप कालो का घर भी पाकिस्तान की लगती सीमा के पास है। संदीप कालो पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला है और उसके घर से पाकिस्तान बॉर्डर की दूरी महज 12 किलोमीटर है। इसीलिए पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं मर्डर के लिए हथियार पाकिस्तान से तो नहीं मंगाए गए और फिर उन्हें सतबीर और संदीप कालो ने तो उन हथियारों को शूटर तक नहीं पहुँचाया। सतबीर को उसके एक दोस्त हैं संदीप सिंह कालो, उन्होंने 19 मई को फोन किया कि सतबीर ऐसे हैं कि मेरे पास आए कि इन्हें हरी के तक छोड़ाओ। सतबीर पर आरोप है कि उसने मूसेवाला मर्डर केस में 3 शूटर्स को कार मुहैया कराई और उन्हें भटिंडा तक छोड़कर आया। इसी आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और फिर लुधियाना जेल में जाने के बाद उसकी दूसरे दिन ही पिटाई कर दी गई। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात एटीएस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। 350 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दुबई से ये ड्रग्स लाया गया था। गुजरात एटीएस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। 350 करोड़ की ड्रग्स, ये बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर ड्रग्स जो है बरामद किया गया। इसकी कीमत समझिए, मार्केट वैल्यू 350 करोड़ बताई जा रही है। दुबई से ये ड्रग्स लाया गया। फिलहाल गुजरात एटीएस ने इस ड्रग्स को जब्त किया है। हालांकि ये कहां पहुंचाया जाना था और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, अब इसकी तहकीकात की जाएगी। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, गुजरात एटीएस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया गया
जिसकी मार्केट वैल्यू 350 करोड़ बताई जा रही है। अब आप ऐसे में समझिए कि आखिर कितने किलो में जो है इसे जब्त किया गया होगा, क्योंकि 350 करोड़ की ये ड्रग्स बताई जा रही है और दुबई से ये ड्रग्स जो है लाई जा रही थी। हालांकि अब इसे आगे कहां पहुंचाना था, कौन कौन से लोग इसमें शामिल है, ये नेक्सस कहां तक जुड़ा हुआ है, इन सब की जांच पड़ताल आगे की जाएगी। तो गुजरात एटीएस की तरफ से बड़ी कार्रवाई जो है की गई है। हालांकि अब इस पूरे मामले में एनसीबी भी इन्वॉल्व होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से भी जो है अब इस मामले की तहकीकात आगे बढ़ाई जाएगी कि आखिर इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे और ये ड्रग्स जो है वो कहां पहुंचाई जा रही थी। हिंदुस्तान के कोने कोने में जो है वो कौन कौन से शहर और कौन कौन से लोग शामिल हैं जिन तक ये ड्रग्स पहुंचाई जानी थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जनक दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जनक, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? अनुपमा, देखिए, गुजरात एटीएस से खुफिया जानकारी मिली थी कि एक कंसाइनमेंट है जो कंटेनर में दुबई के जेबल अली पोर्ट से आया है और उसकी जो मुंद्रा पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट से सीएफएस जिसको बोलते हैं, उस वहाँ कंटेनर फ्रेट सर्विस का जो एक जोन होता है वहां पर उसको रखा गया था और कपड़े के अंदर जो हार्डबोर्ड आता है, वो शर्ट के अंदर जो हार्डबोर्ड आता है पैकिंग में, उसके अंदर ड्रग्स रखी हुई थी। ये स्पेसिफिक इनपुट गुजरात एटीएस के पास था और गुजरात एटीएस के पुलिस अधिकारी वहां पर मौके पर थे और लगातार कल से ही कंटेनर को चेक किया जा रहा था और अब तक जो जानकारी आ रही है, हालांकि सर्च अभी भी जारी है, 70 किलो हेरोइन जिसकी बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत 350 करोड़ के आसपास होती है, वो फिलहाल पकड़ा है। अब कंटेनर जेबल अली पोर्ट से जब दुबई से निकला तो किसको डिलीवर होना था ये क्योंकि अब इस पूरे मामले में अभी तक गुजरात एटीएस इन्वॉल्व है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो भी इन्वॉल्व होगा और अब ये पता किया जाएगा कि कहां कहां जो है ये पहुंचाई जानी थी ड्रग्स, कौन कौन से लोग शामिल थे। बिल्कुल, देखिए, गुजरात एटीएस अब इसी पड़ताल में लगी हुई है क्योंकि कंटेनर किसके नाम पे था और किसको मिलना था इसकी जानकारी गुजरात एटीएस को लग गई है। अब बाकी जो उसके ट्रेसिंग है उस पर गुजरात एटीएस अभी काम करे तो आने वाले दिन में और जनक, इस बारे में जांच पड़ताल अब करना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन कौन से लोग इसमें शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रूस ने एक वीडियो जारी कर यूक्रेन पर बड़े हमले का दावा किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अलग अलग हमलों में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने की बात कही और जो वीडियो सामने आया उसमें रूस का का-52 हेलीकॉप्टर मिसाइलें बरसाता नजर आया। हेलीकॉप्टर से एक के बाद एक कई राउंड मिसाइलें दागी गईं। दावा किया गया कि रूसी फौज ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को टारगेट कर ये हमले किए जिनमें जेलेंस्की की सेना को तगड़ा नुकसान पहुंचा। रूस ने अलग अलग हमलों में यूक्रेन के करीब 100 सैनिकों को भी मार गिराने की बात कही। यही नहीं, रूस की सेना ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों में अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से मिले कई आधुनिक हथियारों को बर्बाद करने का भी दावा किया। सामने आई तस्वीरों में रूस के कुछ सैनिक जमीन से ताबड़तोड़ हमले करते दिखाई दिए, जबकि उसके लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर आसमान से दुश्मन पर मिसाइलें दागते नजर आए। और जिस का-52 हेलीकॉप्टर से रूसी फौज ने यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया, उसे लंबी दूरी के टारगेट को तबाह करने के लिए बनाया गया है। इसमें लगे रेडार की मदद से रात में भी सटीक निशाना लगाया जा सकता है। यही नहीं, ये जमीन पर एक साथ कई टारगेट पर हमले करने में भी सक्षम है, यानी कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को ये एक ही हमले में तबाह कर सकता है। और का-52 हेलीकॉप्टर में लगे आधुनिक कैमरे अंधेरे में भी दुश्मन की पहचान करने की ताकत रखते हैं, जिनकी मदद से हमला करना आसान हो जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी विधायकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं अपने इस दौरे के बाद वो देहरादून से कोलकाता रवाना हो गईं, जहां द्रौपदी मुर्मू का बीजेपी नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस बीच राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने भी जयपुर में सीएम अशोक गहलोत और दूसरे नेताओं से मुलाकात की। अमेरिका के अटलांटा शहर से डराने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंडिंग के वक्त स्पिरिट एयरलाइंस के एक विमान में आग लग गई, जिससे उसमें मौजूद यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें रनवे पर उतरते विमान के पहिए से आग के शोले उठते नजर आए। आरोप है कि लैंडिंग के वक्त उसके ब्रेक फेल हो गए और जैसे ही उसने जमीन को छुआ, इंजन के पास आग भड़क उठी, जिसे देखते ही उसमें मौजूद यात्री डर के मारे चीखने लगे। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी यात्री को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ वक्त के लिए उनकी जान हलक में अटक गई। प्लेन के अंदर से बनाए गए एक दूसरे वीडियो में पहिए के पास से काला धुआं उठता नजर आया। बताया गया कि लैंडिंग के बाद प्लेन से यात्रियों को फौरन उतारकर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। हालांकि वहां मौजूद दमकल की टीम ने उस पर वक्त रहते काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।
उत्तर प्रदेश के बरेली में एक युवक ने 11 साल बाद घर वापसी की। युवक का दरअसल ये दावा है कि बहकावे में आकर उसके पूरे परिवार ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। हिंदू युवा वाहिनी और हिंदू जागरण मंच के नेता और पंडित के शंखधार ने पूरे विधि विधान के साथ युवक की घर वापसी करवाई। बरेली में शुद्धिकरण और हवन के बाद हिंदू धर्म अपनाकर अमरोहा का रहने वाला युवक एक बार फिर सौरभ रस्तोगी बन गया। युवक का दावा है कि उसके पूरे परिवार ने बहकावे में आकर हिंदू धर्म छोड़ा था और मस्जिद में जाकर इस्लाम कबूल कर लिया था। डिप्रेशन होने लगा दिमाग में, सोचा कि आप सुसाइड करें, क्या करें, तो फिर दिल ने मना कर दिया कि अपने जो थे हम हिंदू उसी धर्म में वापसी पहुँच जाए। इतना ही नहीं, सौरभ के पूरे परिवार ने धर्म परिवर्तन के साथ ही अपने नाम भी बदल लिए थे। अमरोहा से धर्म परिवर्तन के 11 साल बाद सिर्फ अकेला सौरभ ही बरेली लौटा है, जो अब वापस अमरोहा नहीं जाना चाहता। दोपहर में प्रधानमंत्री मोदी झारखंड दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर में झारखंड के देवघर में बने एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वहां से कोलकाता के लिए हवाई सेवा शुरू हो जाएंगी और जल्द ही देवघर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की भी सुविधाएं मिलने लगेंगी। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री वहां बैजनाथ मंदिर भी जाएंगे। ये पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री वहां ज्योतिर्लिंग की पूजा करेगा। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी राज्य को एम्स, देवघर और नई रेल लाइन समेत कई और तोहफे भी देंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां के एलिवेटेड रोड के नीचे एक साथ कई गाड़ियों में आग लग गई और गाड़ियों में आग लगते ही एलिवेटेड रोड पर ट्रैफिक थम गया। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में एलिवेटेड रोड के नीचे से काले धुएं का बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने एहतियातन एलिवेटेड रोड के ट्रैफिक को उस जगह से पहले रोक दिया जहां नीचे से धुआं उठ रहा था। पता लगा कि एलिवेटेड रोड के नीचे पार्किंग की गई करीब 20 गाड़ियों में आग लग गई, जिसकी वजह से कुछ धमाकों की आवाजें भी सुनाई थी। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। विजय माल्या की मुश्किल बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना के लिए विजय माल्या को 4 महीने जेल की सजा सुनाई। माल्या ने कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर करोड़ों रुपए अपने बेटे और कुछ रिश्तेदारों को ट्रांसफर किए थे। साथ ही अदालत ने गृह मंत्रालय को आदेश दिया कि इस सजा के लिए माल्या को ब्रिटेन से भारत लाया जाए। भारत में सजा सुनाए जाने के बाद माल्या पर देश आने का दबाव बढ़ गया, यानी अब माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार को आसानी होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि माल्या के बेटे और रिश्तेदारों को बैंकों का बकाया 4 हफ्तों में वापस करना होगा, वो भी 8% ब्याज के साथ, और वो ये पैसा वापस नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जांच एजेंसियों का दावा है कि मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी गोल्डी बराड़ के 2 डुप्लीकेट लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चला रहे हैं। मतलब ये कि लॉरेंस गैंग की कमान 2 नकली गोल्डी बराड़ के पास है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही असली गोल्डी बराड़ पर जांच एजेंसियों की नजर टेढ़ी हो चुकी है। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि पकड़े जाने के डर से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ अंडरग्राउंड हो गया है। वो कनाडा में सुरक्षा एजेंसियों से छिपता फिर रहा है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों से गोल्डी बराड़ को बचाने के लिए लॉरेंस ने ही उसे अंडरग्राउंड कराया है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का रुतबा कम ना हो और गैंग पहले जैसा मजबूत बना रहे, इसके लिए गैंग ने गोल्डी बराड़ के 2 डुप्लीकेट या यूं कहें कि 2 नकली गोल्डी बराड़ उतार दिए, जो पहले की तरह गैंग के सारे काम देख रहे हैं। असल में डुप्लीकेट उतारने के पीछे गोल्डी बराड़ का डर बताया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक मूसेवाला हत्याकांड के बाद से कनाडा में पंजाब के रहने वाले लोग गोल्डी बराड़ से काफी नाराज हैं। लोग इस कदर भड़के हुए हैं कि कुछ रोज पहले ही वहां गोल्डी बराड़ के 2 हमशक्लों की लोगों ने पिटाई कर दी थी। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि कनाडा में पिटाई की इन 2 घटनाओं की वजह से गोल्डी बराड़ घबराया हुआ है। उसे न सिर्फ जांच एजेंसियों से पकड़े जाने का डर है, बल्कि वो इस बात से भी डरा हुआ है कि कहीं कनाडा में घूम रहे दूसरे गैंग के लोग उसका काम तमाम न कर दें। मतलब ये कि गोल्डी बराड़ को कनाडा में दोहरा खतरा सता रहा है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद गोल्डी बराड़ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां नहीं बल्कि कई गैंग्स की भी हिट लिस्ट में है। इनमें सबसे पहला है बम्बीहा गैंग। इसके अलावा नीरज बवाना गैंग, गैंगस्टर भूपी राणा, गैंगस्टर कौशल चौधरी और टिल्लू ताजपुरिया समेत कई दूसरे गैंग भी उसके पीछे पड़े हुए हैं, जो मूसेवाला के कत्ल का बदला लेना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जितने गुर्गे हैं, उतने ही उसके विरोधी गैंग के भी गुर्गे वहां घूम रहे हैं, जो मौका मिलते ही गोल्डी बराड़ को मौत के घाट उतारने की फिराक में है। और इसी वजह से गोल्डी ने अपने सभी मोबाइल नंबर बंद कर दिए हैं। उसके करीब रहने वालों के भी मोबाइल स्विच ऑफ हो चुके हैं। माना जा रहा है कि लॉरेंस गैंग के गुर्गों का मनोबल कमजोर ना हो और दूसरे गैंग उस पर हावी ना हो, इसके लिए लॉरेंस ने एक प्लान तैयार किया है और उसी प्लान के तहत ही 2 नकली गोल्डी बराड़ तैयार किए गए हैं। सूत्रों की माने तो दोनों नकली गोल्डी बराड़
असली की आवाज में न सिर्फ गैंग के सदस्यों से बात कर रहे हैं, बल्कि उगाही और रंगदारी के कारोबार को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक लग चुकी है और उन्होंने गैंगस्टर गोल्डी के साथ दोनों डमी गोल्डी बराड़ की भी तलाश। और इसी बीच बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र के पुणे से बता दें, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। 2 मंजिला मकान की दीवार गिर गई। हादसे में हालांकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे से, जहां पर 2 मंजिला इमारत की एक दीवार अचानक गिर गई, जिसके बाद देखिए वहां पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और वहां से जो घायल थे उन्हें सबसे पहले बाहर निकाला गया। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया ताकि इलाज उनका जल्द से जल्द कराया जा सके। लेकिन जो बाकी बचे हुए लोग हैं उन्हें वहां